आज हम हमारे पेपर अवकल समीकरण का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं। शुरू के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो है हमने पढ़ा अवकल समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अवकल समीकरण की कोटि और घात जो है, डिग्री और ऑर्डर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये सब हमने शुरू के 2 लेक्चर्स में पढ़ा। अगर वो लेक्चर्स अभी आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं वीडियो। और उसके बाद जो है आप लेक्चर थर्ड देखेंगे और लेक्चर थर्ड में जो है हम क्या सीखेंगे कि अवकल समीकरण का जो निर्माण है वो किस तरह से किया जाता है। यानी इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है तो हम वो अवकल समीकरण कैसे बनाएंगे जिसका कि वो हल है। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, शुरू में हम इसका थ्योरेटिकल मेथड देखेंगे और बाद में इस चीज़ को जो है हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है वो हमने क्या माना इस चीज़ को समझने के लिए, हमने माना कि आपके पास कोई अवकल समीकरण का हल जो है आपको दिया हुआ है और ये हल जो है आपका है स्मॉल फंक्शन x, y और a में। किसी भी अवकल समीकरण का हल जो है वो क्या होता है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए समझ लेते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण का हल जो है वो x, y और a में एक फंक्शन होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, इन तीनों में जो रिलेशन है वो अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अगर इसको आगे अवकलन करने पे आपको वो अवकल समीकरण मिलती है तो इसको जो है हम उस अवकल समीकरण का हल कहते हैं। तो हमने मान लिया कि एक हल हमें दिया हुआ है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो अवकल समीकरण कौन सी है जिसका ये हल है। तो ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ए कोई स्वेच जो है वो अचर है यानी कि कांस्टेंट है। अब इसको वो अवकल समीकरण पता करने का क्या तरीका है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हल हमें दिया हुआ है इक्वेशन 1 उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो इससे हमें एक नया फंक्शन मिलता है x, y और a का, और इसमें जो है आपका dy ओवर dx भी होगा। यानी कि हमें जो नया रिलेशन मिलता है वो मिलता है x, y, a और dy ओवर dx का एक, और इस नए फंक्शन को जो है हम कैपिटल F नाम दे देते हैं। ये हमें रिलेशन जो है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो ये इस इक्वेशन को हम सेकंड नंबर नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 यानी जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है वो, और इक्वेशन 2 यानी सॉल्यूशन का x के सापेक्ष अवकलन करने पे जो समीकरण मिली, इन दोनों में से हम कांस्टेंट a का विलोपन कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो नई समीकरण मिलेगी उसमें क्या रहेगा, x, y और dy और dx इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये अवकल समीकरण है, तो ये अवकल समीकरण कौन सी हो जाएगी, जिसका हल समीकरण 1 है। यानी जो अवकल समीकरण हमें फाइंड आउट करनी है वो आपकी इक्वेशन थर्ड जो है वो हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखें तो इक्वेशन थर्ड जो है वो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तो यहाँ पे हमें प्रथम कोटि की अवकल समीकरण क्यों मिली, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें एक ही कांस्टेंट था। यानी कि आपके सॉल्यूशन में जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतने ही कोटि की अवकल समीकरण जो है आपको प्राप्त होगी। अब हम इसी चीज़ को जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहेंगे। हमने क्या समझा कि कोई अवकल समीकरण आपको दी हुई है और उस अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है, तो वो अवकल समीकरण हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, हल का जो है वो x के सापेक्ष जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं और दिए हुए हल से और जो प्राप्त समीकरण है उससे जो है कांस्टेंट्स का विलोपन करते हैं। तो हमें जो है वो अवकल समीकरण मिल जाती है जिसका हल जो है हमें दिया हुआ है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हमने रिलेशन लिया है x इज इक्वल टू a cos ऑफ एन टी प्लस एल्फा। अगर हम यहाँ पे देखें तो x जो है वो फंक्शन है किसका, t का, यहाँ पे a, n और एल्फा जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें x जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमें जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है। जिस अवकल समीकरण का ये सॉल्यूशन है उस अवकल समीकरण को जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, हमें समीकरण 1 का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करना होगा, और यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है, t है, इसलिए हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, cos ऑफ एन टी प्लस एल्फा का करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एन टी प्लस एल्फा, और एन टी प्लस एल्फा का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n। तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाती है जब हम इक्वेशन 1 का जो है वो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो
अब यहाँ पे एक बार अवकलन करने पे आपके कांस्टेंट हटे नहीं है, इसका मतलब अभी हमें और अवकलन करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 का टी के सापेक्ष दोबारा अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, d2x/dt² इज इक्वल्स टू एन ए आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन ऑफ एन टी प्लस एल्फा का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एन टी प्लस एल्फा, और एन टी प्लस एल्फा का करेंगे तो एक और एन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² ए और माइनस आपका ऊपर से एज इट इज आ गया। तो हमें जो है वो मिलता है d2x और dt² इक्वल टू -n² ए कॉस ऑफ एन टी प्लस एल्फा। अब यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टेंट्स को हटाने के लिए हमारे पास जो रिलेशन फर्स्ट दिया हुआ है उसका हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए कॉस ऑफ एन टी प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू होता है x। तो यहाँ पे हम ए कॉस ऑफ एन टी प्लस एल्फा की जगह लिख देते हैं x -n² आपका एज इट इज आ जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है d2x और dt² इक्वल टू -n²x। माइनस को इधर ले आता है -n²x को, तो ये प्लस का हो जाएगा और हमें मिलेगा d2x और dt² प्लस n²x इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये जो समीकरण हमें मिली है लास्ट में, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यानी हमारा जो कांस्टेंट था वो ए और एल्फा था जो दोनों हट चुके हैं, और हमें दो कांस्टेंट हटाए हैं इसलिए सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन मिली है। ये हमारी क्या हो जाएगी, वो अवकल समीकरण जिसका कि हल जो है वो इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमने एक रिलेशन लिया है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस x², यानी ये भी हमें किसी अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है। अब हमें वो अवकल समीकरण निकालनी है जिसका ये हल है। यहाँ पे हमारा x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, वो अवकल समीकरण निकालने के लिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई का करेंगे u इंटू वी की फॉर्म में करेंगे, तो पहले x का करेंगे तो y जो है आपका एज इट इज आ जाएगा। अगले वाले में x को कांस्टेंट रखेंगे और y का करेंगे तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx। आगे जो है आपका है a e की पावर x, a कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x जो है आपका एज इट इज आ जाएगा। सेकंड वाली टर्म में जो है b e की पावर माइनस एक्स है, b एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा जो इस माइनस को प्लस बना लेगा। लास्ट वाली टर्म जो है वो x² है, x² का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स। ये हमें इक्वेशन 2 मिल गई जब हमने इक्वेशन फर्स्ट का जो है वो x के सापेक्ष अवकलन किया। हम देखते हैं एक बार अवकलन करने से हमारे कांस्टेंट हटे नहीं है, और कांस्टेंट्स को हटाने के लिए हम दोबारा इसका जो है वो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और वैसे भी जो शुरू में हमें रिलेशन दिया हुआ था उसमें a और b दो कांस्टेंट है, तो जितने आपके कांस्टेंट होते हैं उतनी ही ऑर्डर की आपको इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ दो कांस्टेंट थे तो हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इसलिए हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। इसलिए हम समीकरण 2 का जो है वो एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, y का करेंगे dy ओवर dx प्लस x को एज इट इज रखेंगे, dy ओवर dx का करेंगे तो d2y ओवर dx², और फिर प्लस dy ओवर dx को एज इट इज रखेंगे, x का करेंगे तो 1 इक्वल a e की पावर x का करेंगे तो a e की पावर x आ जाएगा, a कांस्टेंट है, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही होगा, प्लस b एज इट इज आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2x का करेंगे तो 2। ये हमें यहाँ तक हमें जो है इक्वेशन सेकंड का अवकलन करने पे ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें पता है हमारी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ही रहनी है क्योंकि दो ही कांस्टेंट है आपके सॉल्यूशन में, इसलिए अब हमें कांस्टेंट को हटाने के लिए आगे जो है इसका अवकलन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हम कांस्टेंट्स को जो है वो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हटाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखें तो a e की पावर माइनस एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस x²। तो हम जो है ये समीकरण हमें मिली, इसमें हम एक्स वाई माइनस x² इसकी जगह लिख देते हैं और +2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें लास्ट में इक्वेशन क्या मिलती है, x d2y ओवर dx², ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम dy ओवर dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस x², इसकी जगह इक्वेशन 1 की सहायता से आ जाएगा और +2 एज इट इज़। ये जो है हम वो अवकल समीकरण मिल गई जिसका कि हल जो है आपको समीकरण 1 दिया हुआ है। ये आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास दो कांस्टेंट थे और उनको हटाने के लिए हमने समीकरण का दो बार अवकलन किया और हमें सेकंड ऑर्डर की जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है अचर a का विलोप करते हुए वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका हल आपको दे रखा है y² इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स प्लस ए।
ये जिसका सॉल्यूशन है वो अवकल समीकरण हमें निकालनी है। तो हमने लिख लिया, हमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये हमें हल दिया हुआ है। हमें वो अवकल समीकरण निकालनी है, तो हमारा मेथड जो कहता है हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम समीकरण एक जो हल दिया हुआ है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या होगा, 2 टाइम वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a एज इट इज़, और x प्लस ए का करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इधर अपना सिर्फ 4a रह जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है हमारी समीकरण में हमें एक ही कांस्टेंट दे रखा है स्मॉल a, इसलिए हमें जो अवकल समीकरण मिलेगी वो एक ही ऑर्डर की होगी। तो एक बार अवकलन करने पे और यहाँ पे इसको जो है वो सरल किया, 2 से कैंसिल किया, तो ये रिलेशन आ गया और यहाँ से a की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम जो है वो a की वैल्यू वापस ले जाके इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसका और ज़्यादा अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है a की कांस्टेंट दिया हुआ है तो समीकरण फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी, तो इसका आगे और अवकलन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो a की वैल्यू हमने इस रिलेशन से निकाल ली, y/2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में ले जाके रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह हमने लिख दिया y/2 डी वाई ओवर डी एक्स और ये x एज इट इज़। सेकेंड वाली टर्म में क्या हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, तो 4 एज इट इज़, और a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर ओवर 4 डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दी। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो y जो है वो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल्स टू 4 और 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, x y जो है एक बार सब में से कैंसिल हो गया, डी वाई और डी एक्स, प्लस एज इट इज़ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक y जो है हमने पूरे में से कैंसिल कर दिया तो y बचा, और डी वाई और डी एक्स का स्क्वायर। इसको और सरल कर लेते हैं और जो y वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो 1 तो यहाँ से और माइनस डी वाई और डी एक्स का स्क्वायर इस वाली टर्म से आ जाएगा। इक्वल में हमारे पास एक ही टर्म बचेगी और वो होगी 2x डी वाई और डी एक्स। ये जो है हम इस समीकरण को देखते हैं तो इस समीकरण में हमारा स्मॉल a नहीं है, लेकिन ये वाली समीकरण इक्वेशन 1 की हेल्प से बनी हुई है, इसलिए ये वो अवकल समीकरण है जिसका हल जो है समीकरण 1 है। यानी कि ये जो समीकरण 3 है वो अभिष्ट अवकल समीकरण है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हो गया। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, उस वृत्त कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र जो है वो y अक्ष पर हो और वो वृत्त जो है x अक्ष को स्पर्श करे। तो इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि वो सारे वृत्त जिनका केंद्र अगर y एक्सिस पे होगा तो उनका केंद्र जो है वो किस तरह का होगा, 0, k, क्योंकि y एक्सिस पे जो x वाले कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होते हैं और जो इसके केंद्र पे जो y का कोऑर्डिनेट है उसको अपन ने k मान लिया, तो ऐसे वाले वृत्त का जो है वो केंद्र क्या होगा, 0, k, और ये x अक्ष को स्पर्श करता है, मतलब ये इस टाइप का होगा, y एक्सिस पे इसका केंद्र है और ये x इसको स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी त्रिज्या है वो किसके इक्वल होगी, k के इक्वल। तो ऐसे वाले वृत्तकुल का समीकरण क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये जो है हमें पता है कि किसी भी वृत्त का समीकरण जिसका जो है वो केंद्र h, k और त्रिज्या a हो वो क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमने जो है वो 0 k को केंद्र मान के k को त्रिज्या मान के जो वृत्त बनाया उसका समीकरण क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो y स्क्वायर इसको हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2yk को हम इक्वेशन के इधर ले गए तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2yk। अब हमें क्या है, इस वाले वृत्त कुल की अवकल समीकरण निकालनी है। ये जो है उस वृत्त कुल की अवकल समीकरण का हल हमें मिला है, हमें वो अवकल समीकरण निकालनी है। तो जो अवकल समीकरण निकालने का मेथड होता है हम उसी हिसाब से चलेंगे और हम जो हल हमें मिला है उसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या मिला, 2x प्लस y का किया तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2k कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, y का किया तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमें मिल गया। इसको हमने जो है वो इसको एज इट इज रहने दिया और डी वाई ओवर डी एक्स को एज इट इज रहने दिया और 2k की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 1 की सहायता से
यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ पे 2k की वैल्यू क्या होगी, x² + y² डिवाइडेड बाई y, ये आ गई। अब हमने y का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 2xy + 2y² dy/dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे x² dy/dx + y² dy/dx, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको और सरल कर लेंगे, जो y² वाले टर्म है y² dy/dx, इन दोनों को जो है वो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -y² dy/dx, ये +x² dy/dx और ये प्लस ये 2xy। तो इस समीकरण को और ठीक कर लेते हैं, dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, x² - y² इज इक्वल्स टू 2xy। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हम जिसको हल मान रहे थे इक्वेशन 1 को, उसके पास एक ही कांस्टेंट था k, इसलिए हमें जो है इसकी अवकल समीकरण जो मिलेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, और ये वाली अवकल समीकरण जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है और ये 1 की हेल्प से ही मिली है, यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट अवकल समीकरण। तो हमने इस लेक्चर में जो है वो क्या पढ़ा कि अगर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है अवकल समीकरण का, तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको बुक में जो है और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन सब को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना।